हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो उसमें देखिए, पेपर फर्स्ट में स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश में जो हिस्ट्री वाला पोर्शन था आर्ट एंड कल्चर का, ये हम लोगों ने पूरा अच्छे से कवर किया है। इसमें आर्किटेक्चर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया गया है। फिर उसके बाद फेस्टिवल, फोक डांसेस, लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेजेज, हेरिटेज, और उसके बाद टूरिज्म और हेरिटेज को भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। उसमें इसकी जो 2017 और 2018 की जो पॉलिसी है उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया है बहुत ही अच्छे से। उसके बाद दोस्तों, जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन था इसमें ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्स कंप्लीट हो गया है। क्लाइमेट एंड सॉयल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, माइंस, मिनरल, सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, ये सब कंप्लीट हो चुका है। ओके दोस्तों, उसके बाद देखिए पेपर 2 में जो दिया हुआ है स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश रिगार्डिंग पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू एंड जुडिशियल सिस्टम। तो दोस्तों, इसकी अगर बात करें तो इस तरह का टॉपिक को हमने गवर्नेंस में कंप्लीट किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसमें 9वां या और 10वां लेक्चर जा करके देख लीजिए, लीगल, जिसमें हम लीगल, जुडिशियल और पुलिस रिफॉर्म की बात किए हैं। तो ये वाला पोर्शन मैं इसमें नहीं कवर करने वाला हूँ क्योंकि इसका ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। आपको प्लेलिस्ट में जा करके मिल जाएगा। उसमें एक पॉलिटिकल इशू जो होता है, पॉलिटिकल रिफॉर्म की जो बात होती है, उसको हम करंट में देखने वाले हैं, तो इसलिए इसको हम लोगों ने छोड़ रखा है। तो पेपर 2 में हमको कुछ भी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर रही बात पेपर 3 की, तो पेपर 3 में देखिए स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज की बात करी थी। तो इसमें हमने इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल रिसोर्सेज की बात कर ली है, हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ लिया है। फिर उसके बाद इशूज इन एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसकी भी बात कर ली है, ये भी पढ़ाया जा चुका है। और उसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर और सिविल डिफेंस की बात होती है उत्तर प्रदेश के, स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश के उसमें रिस्पेक्ट में, तो इसको भी हम गवर्नेंस में डील कर चुके हैं। जो कुछ भी इसमें थोड़ा बहुत बचा है वो करंट में है, तो उसको हम करंट का, हमारा लेक्चर सीरीज कल से शुरू होने वाला है, तो उसमें इसको हम लोग देख लेंगे। दोस्तों, बची अभी बात केवल 2 चीज़ों की। उसमें एक है स्टेट बजट का, जो कि हम लोग आज देखने वाले हैं, और दूसरा है स्किल डेवलपमेंट और गवर्नमेंट स्कीम, प्रोग्राम्स एंड वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 2 टॉपिक है, स्टेट बजट आज हम लोग कर लेंगे। जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड वेलफेयर स्कीम्स का है, तो इसको हमने सोचा कि इसको हम करंट अफेयर्स वाली क्लास में कवर करेंगे। और जो स्किल डेवलपमेंट वाला टॉपिक है, इसको भी हम करंट वाले में कवर कर लेंगे। तो जो आज का हमारा डिस्कस का पॉइंट है वो है स्टेट बजट। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे वही विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आप एक भी वीडियो हमारा देखे होंगे, एक भी लेक्चर देखे होंगे, तो आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन कंटेंट मैं बनाता हूँ और कितना मेहनत उसमें लगती है। तो इसलिए दोस्तों, सपोर्ट के नाम पे आपके हाथ में सिर्फ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। यही हमारे लिए पर्याप्त है। यही हमारा जो उत्साह है उसको बूस्ट करता है। तो चलिए दोस्तों, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं स्टेट बजट। ओके दोस्तों, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो स्टेट बजट वाला जो टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब देखिए, डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछेगा कि, देखिए हमने इसके पहले भी बताया था कि बजट में हमको बहुत ज़्यादा उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स पे नहीं जाना है। इसमें डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा, हमको केवल ये देखना है कि जो गवर्नमेंट हमारा बजट लेके आई है लेटेस्ट 2020-21 का, उसमें प्राइमरी फोकस कहाँ रहा है। कुछ नई स्कीम्स और प्रोग्राम्स अगर हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना है। और उसके साथ साथ एक थोड़ा सा कंपैरिजन देखना है कि इस उत्तर प्रदेश जो है वो कितना यूज करता है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, मान लीजिए एग्रीकल्चर में या एजुकेशन या हेल्थ में, और जो स्टेट एवरेज है या फिर अदर स्टेट्स हैं वो कितना स्पेंड करते हैं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में। तो इतना माल जब आपके पास रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से उसमें, अगर कोई बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि एक ये फैक्ट है कि जो उत्तर प्रदेश का ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मतलब कि जो इस तरह से नेशनल सेंस में आप समझ लीजिए जीडीपी, तो इसको हम जीएसडीपी बोलते हैं, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
तो इंडिया का जो उत्तर प्रदेश का जो करंट प्राइस पे है जीएसडीपी वो है कितना, 17,91,263 करोड़ का। इतना इसमें हमको भागने की ज़रूरत नहीं है इसमें, और ये आप लिखें तो भी ठीक है, नहीं लिखें तो भी ठीक है, बस आप इतना याद रखिएगा कि 17 लाख के आसपास हमारा जो स्टेट की जीडीपी है इतना है। और उसके बाद बजट में ये बताया गया है कि जो आने वाला समय है उसमें हम 6% से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो फिजिकल डेफिसिट है इस समय उत्तर प्रदेश का वो 2.97% है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें आप प्रीलिम्स के लिए कभी कभी पढ़ते हैं, तो हमको नहीं लगता कि इसको याद करने में आपको दिक्कत होगी कि फिजिकल डेफिसिट कितना है। तो मतलब एक कॉमन चीज़ होती है कि आपको पता भी होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का फिजिकल डेफिसिट कितना है और ग्रोथ रेट क्या होने वाली है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बजट का, हमने बताया था कि हमको ये देखना है कि किस सेक्टर पे फोकस रहा है। तो इसमें देखिए दोस्तों, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट को टोटल बजट का 26% एलोकेट किया गया है, पुलिस को 19% एलोकेट किया गया है, और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेक्टर जो है उसको 16% का दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन हुआ है, सॉरी। उसमें एनर्जी सेक्टर भी आप देख लीजिए, एनर्जी सेक्टर का जो एलोकेशन है वो है 15%। दोस्तों थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, कुत्ता भौंक रहा है, आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये रात में शूट कर रहा हूँ, तो रात में तो कुत्ते जो है थोड़ा बहुत अपना काम करेंगे ही, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आप लेक्चर पे ध्यान दीजिए। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि जो बजट हाइलाइट्स था वो क्या क्या था। अभी दोस्तों हम देख लेते हैं कुछ पॉलिसी हाइलाइट्स थी जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो बजट में बनाया गया। उसमें एक पॉलिसी है अप्रेंटिसशिप स्कीम, ठीक है दोस्तों। ये एक नई प्रपोज्ड स्कीम है। इसमें क्या करना है कि जो यूथ है उनको वर्क के लिए अप्रेंटिस, जो इंडस्ट्रीज में जा कर के अप्रेंटिसशिप होती है उसमें उसको इनकरेज करने के लिए जो है ये स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है दोस्तों। उसमें उनको अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें कुछ पैसा भी उनको मंथली बेसिस पे दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें 1500 रुपया, ठीक है, 1500 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 1000 रुपया ये स्टेट गवर्नमेंट देगी, और बाकी जो बचेगा अभी ये निर्धारित नहीं है कि कितना मंथली स्टाइपेंड मिलेगा उनको, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन उसमें जो भी उनको मिलने वाला है उसमें 1500 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट, 1000 रुपया स्टेट गवर्नमेंट, और बाकी जो बचेगा उसको जो एम्प्लॉयर है, मतलब जिसके यहाँ वो इंटर्नशिप कर रहा है, ठीक है, अप्रेंटिसशिप कर रहा है, वो एम्प्लॉयर उसको देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो स्कीम है इसका एक ही उद्देश्य है कि जो लोगों के अंदर स्किल है उसको इंडस्ट्री बेस्ड बनाकर डेवलप करने की योजना है। मतलब ये कि कोई व्यक्ति है और वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में इंटरेस्टेड है, तो उसका उस क्षेत्र में स्किल डेवलप करने के लिए अप्रेंटिसशिप करवाएंगे, और उसके साथ साथ उनको कुछ पैसा भी देंगे, और जो भी मंथली अभी डिसाइड होगा उसमें 1500 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, 1000 रुपया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और जो बचेगा वो जिस इंडस्ट्री में जा करके, जिस कंपनी में जाके अप्रेंटिसशिप करेगा वो कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वो देगा। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी स्कीम है वो है युवा हब स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे भी दिमाग में रखिए, कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं आप, एसए में या फिर थर्ड पेपर में, कहीं पे भी बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगी जहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये है युवा उद्यमिता विकास अभियान, ठीक है दोस्तों। और इसका जो लक्ष्य है वो है कि मोर देन 1 लाख यंग ट्रेंड पर्सन्स को डेवलप करना, ताकि उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। दोस्तों इसका सीधा सा मतलब ये है आसान भाषा में कि हम 1 लाख से ज़्यादा युवा लोगों को तैयार करेंगे जो कि अपना सेल्फ कोई बिजनेस शुरू कर सकें। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है, ठीक है दोस्तों। इसका जो बैकएंड में जो उद्देश्य है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, ठीक है दोस्तों। क्या नाम है इसका, युवा उद्यमिता विकास अभियान। इसको जो है अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसको युवा लिख सकते हैं। उसके लिए दोस्तों क्या करना है कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, हर डिस्ट्रिक्ट्स में एक आपका हब बनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्रोवाइड, तो इसमें जो है हाँ एक हब बनाया जाएगा जो कि उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कराएगा।
जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कोई उद्यम स्टार्ट करना चाहता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसमें जो हब बनाया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में, वो उसमें उनके ऑपरेशनल में और उनके फंक्शन में सब में वो हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल असिस्टेंस, पैसे से भी उनको सहायता देगा और उसके साथ साथ जो उनका कार्य प्रणाली है, जो कार्य करने का तरीका है, मान लीजिए स्किल डेवलपमेंट अगर उनको चाहिए तो इस तरह की चीज़ों के लिए भी वो सहायता करेगा। कितने पीरियड के लिए? 1 साल तक के लिए वो सहायता करता रहेगा। सिंपल सा मतलब है ये। जो युवा उद्यमिता विकास अभियान है, इसका लक्ष्य है कि 1 लाख से ज़्यादा युवा लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाना है और इसके लिए सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हब्स बनाए जाएंगे। किस चीज़ के लिए? उन सारे युवाओं को फाइनेंशियल और ऑपरेशनल असिस्टेंस देने के लिए। कितने दिन के लिए? 1 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये एक स्कीम है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों स्टेट नीति आयोग बनाने की बात कही जा रही है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्ट यही पूछ ले कि स्टेट नीति आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं, ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो सिंपली यही है कि जो स्टेट प्लानिंग कमीशन थी अभी तक, जैसे सेंट्रल प्लानिंग कमीशन था उसकी जगह पे सेंट्रल नीति आयोग बना, उसी तरह से ही स्टेट प्लानिंग कमीशन को हटा करके स्टेट नीति आयोग बनाने की बात कही गई है इस वाले बजट में। ठीक है दोस्तों, और अभी इसका जो कंपोजिशन है वो क्लियरली नहीं आया है सामने निकल के, तो अभी इस पर हम कंपोजिशन पे बात नहीं करेंगे। बस आप केवल इतना माल आपके पास पर्याप्त है कि आप 200 वर्ड बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। इसमें थोड़ा सा आप इंट्रो डाल दीजिए, थोड़ा सा आप प्लानिंग कमीशन के ड्रॉबैक्स को, सेंट्रल वाले को ड्रॉबैक्स को उठा करके यहाँ पे भी लिख दीजिए क्योंकि वही चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर स्टेट नीति आयोग जो बनाया जा रहा है इसके बारे में बताइए और बता दीजिए कि कंपोजिशन अभी मतलब क्लियर नहीं है, अभी फाइंड आउट नहीं किया गया है। और उसके बाद जो है थोड़ा सा ये बता दीजिए कि जो स्टेट नीति आयोग होगा ये किस तरह से मतलब उसके ऊपर ज़्यादा प्रभावी हो सकता है अर्लियर जो प्लानिंग कमीशन था। और दोस्तों जो इसका काम होगा, आप सेम अगर फंक्शन की बात करें तो आप सेम नीति आयोग का फंक्शन अगर उठा के यहाँ पे लिख देंगे तो कहीं ना कहीं वो बात सही होगी क्योंकि वही सारे फंक्शंस यहाँ पे भी हैं। ठीक है देखो, ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए द स्टेट नीति आयोग विल प्रिपेयर ए रोड मैप फॉर इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली जो हमारा सेंट्रल नीति आयोग है उसका भी यही मोटो है, और बस ये है कि उसमें वो थोड़ा सा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर लेता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फेडरलिज्म की बात कर लेता है। तो वो सब सारी चीज़ें अभी यहाँ पे आपको नहीं लिखनी है, लेकिन अगर आप लिखते भी हैं तो उसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर दीजिए आप लोकल बॉडीज से जोड़ करके। वो तो वर्टिकल जो आपका हॉरिजॉन्टल जो फेडरलिज्म है वो भी हो जाएगा कि विभिन्न शहरों के बीच में, और जो वर्टिकल फेडरलिज्म है वो भी हो जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में। तो आप इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो फेडरलिज्म है वो जानते हैं अगर आप क्या होता है तो आप इसमें आप लिख सकते हैं। अदरवाइज नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बहुत ही इतना मटेरियल है जितना मैं बोल दिया हूँ उसी के हिसाब से उसी के आगे पीछे आप लिख देंगे तो अगर 8 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आपको 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें लिखा गया है कि मैकेनिज्म विल बी डेवलप्ड फॉर प्रिपरेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखिए आ गया ना वर्टिकल, जो हम फेडरलिज्म की बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट की बात कर दिया, तो ऑब्वियसली ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे सिंक करने की बात कही जा रही है। हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंटीग्रेटेड प्लान बनाया जाएगा डेवलपमेंट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, या फिर जो कोई पॉलिसी और स्कीम्स है उसके लिए। ओके दोस्तों, तो चलिए अब देख लेते हैं कि जो इस उत्तर प्रदेश सरकार है ये किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कितना खर्चा करती है और अदर स्टेट का जो एवरेज है वो कितना खर्च करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए एक कंपैरिजन है, आप किसी भी सेक्टर में लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने 6 सेक्टर लिया है, 6 इंपॉर्टेंट सेक्टर लिया है। तो आप जब भी मान लीजिए कि यहाँ पे हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो आप ये वाला ग्राफ याद रखिए और इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको मतलब पूरा एकदम एग्जैक्ट फैक्ट याद नहीं आ रहा है कि 13.6% और 15.9% है, तो आप नॉर्मली इतना लिख सकते हैं कि मोर देन द एवरेज और बिलो देन द एवरेज, इतना ऐसे आप लिख सकते हैं, तो वो भी बहुत ही पर्याप्त है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें जो उत्तर प्रदेश का खर्चा है वो है 13.6%, मतलब ये अपने बजट का 13.6% खर्च की
करने की बात किया है किसमें, 2020-2021 में। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसी जगह पे अगर हम देखें जो और भी स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स का अगर हम एवरेज देखें तो सारे स्टेट्स का जो एवरेज आता है वो 15.9% आता है। ये है दोस्तों 2019-20। इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है कि 2000 क्या कहते हैं कि 2019-20 बेस ईयर लिया है कि कौन सा बेस ईयर लिया है, वो हमको नहीं देखना है। बस केवल आप इतना ध्यान में रखिए कि जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 13.6% खर्च करती है, लेकिन जो सारे स्टेट्स का एवरेज है वो है 15.9%। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का खर्चा है वो सारे स्टेट्स के एवरेज से कम है। ठीक है, ये मेन मुद्दा है कि आपको यहाँ पे दिखाना है कि जो सारे स्टेट्स का एवरेज है उससे उत्तर प्रदेश का जो एलोकेशन है वो कम है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ देखना है। फिर उसके बाद उसी तरह से अगर हम देखें तो हेल्थ सेक्टर में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 5.5% खर्च कर रही है, लेकिन सारे स्टेट्स का एवरेज 5.3% है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्जिनली जो इस अदर स्टेट्स का एवरेज है उससे मार्जिनली उत्तर प्रदेश का ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में देखिए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये बहुत ही मतलब बुरी बात है, या आप इस तरह से कह दीजिए कि ठीक बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश कितना खर्च कर रही है 2.7%, जबकि स्टेट्स का एवरेज 7.1% है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन अच्छा खासा दिया हुआ है, तो अगर वहाँ पे वे फॉरवर्ड में आपको लिखना है तो आपको यहाँ पे भी बताना होगा कि जो बजटरी एलोकेशन है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अदर स्टेट्स का एवरेज है, मैं नॉर्मल सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं तो ये काफ़ी इफेक्टिव होगा। अगर आपको फैक्ट्स याद नहीं है तो आपको सीधा ऐसे ही लिखना है कि जो अदर स्टेट्स का एवरेज है उससे जो उत्तर प्रदेश का एलोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब सिग्निफिकेंटली लोअर दैन द एवरेज ऑफ अदर 29 स्टेट्स। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लिख करके आप अपने आंसर को इफेक्टिव बना सकते हैं। ये आई कैचिंग होगा, जो भी एग्जामिनर होगा जब उसको चेक करेगा तो उसका जो निगाह है वो वहाँ पे जाएगा, और इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा आप, तो डेफिनेटली उसकी निगाह वहाँ पे जाएगी, तो और वो आपको 0.5 मार्क्स तो एक्स्ट्रा दे ही देगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि जो हमारा रूरल डेवलपमेंट सेक्टर है उसमें उत्तर प्रदेश का जो एलोकेशन है वो 6.6% है, और जो एवरेज है वो 6.2% है। तो यहाँ पे भी लगभग 0.4% ज़्यादा है। तो ये ठीक है, मतलब ठीक इन द सेंस कि पर्याप्त नहीं है, लेकिन जो एवरेज है उसके हिसाब से ठीक है। उसके बाद रोड एंड ब्रिजेज के सेक्टर में जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट खर्च करती है वो देखिए 6.3%, और जबकि अदर स्टेट्स, सारे स्टेट्स को मिला करके जो एवरेज है वो 4.2% ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी यहाँ पे अच्छा है, अच्छा कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार, वेल डन, इसको और भी करना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए पुलिस, जो पुलिस के लिए बजटरी एलोकेशन है उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट खर्च करती है 5.5%, और जो अदर स्टेट्स का एवरेज है वो है 4.1%। यहाँ पे भी वेल इनफ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगर ऑल ओवर देखा जाए तो आप देख लीजिए पुलिस में, रोड एंड ब्रिजेज में, ठीक है दोस्तों, रूरल डेवलपमेंट में, और उसके अलावा जो हमारा एजुकेशन नहीं, हेल्थ सेक्टर है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ऑल स्टेट्स के एवरेज से ज़्यादा है। कम किस में है? एजुकेशन में है, और दोस्तों एग्रीकल्चर में है। एजुकेशन और एग्रीकल्चर में कम है, बाकी और सब में जो और 6 इंडिकेटर्स हमने लिए थे, 6 सेक्टर हमने लिए थे, उसमें उत्तर प्रदेश का जो हाथ है वो सही है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने इसको चार्ट के रूप से समझाया है आपको। दोस्तों एक डिस्क्लेमर है यहाँ पे कि जो ये चार्ट मैं लिया हूँ, ये चार्ट है PRS इंडिया का, जो रिपोर्ट आई थी वहाँ से हमने इसको लिया है। तो इस डिस्क्लेमर दोस्तों इसलिए बताना ज़रूरी होता है क्योंकि कोई इस पर कॉपीराइट या इस तरह से कुछ ना कर पाए। ठीक है, तो इसका जो चार्ट ये हमने लिया है वो PRS इंडिया से लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि जो 15th फाइनेंस कमीशन था उसने कुछ रिकमेंड किया है। ठीक है, उनका जो मेन कुछ रिकमेंडेशन है 3-4, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो रिकमेंडेशन है दोस्तों 15th फाइनेंस कमीशन का, उसने ये कहा है कि सेंटर से जो डिवोल्यूशन होता है फंड्स का, उसका अब केवल 41% ही होगा स्टेट्स को। पहले ये 42% होता था, जो 14th फाइनेंस कमीशन ने बताया था कि जिसका जो 14th फाइनेंस कमीशन था वो 2015 से 2020 तक था। तो ऑब्वियसली जो 20 और 21 का बजट है तो इसमें 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन को माना जाएगा। तो इसमें
14 फाइनेंस कमीशन ने बताया था कि आपको 42% देना है, लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन ने बताया कि कहा कि नहीं, आप 41% दीजिए। 1% जो आप वो यहाँ से बचा रहे हैं उसको आप क्या करिए, जो आपने नया नया जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया हुआ है यूनियन टेरिटरी के रूप में, आप क्या करिए, आप उनके डेवलपमेंट के लिए 1% यहाँ से बचा करके आप खर्च कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ 15 फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट से निकल के आती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू है, सेंटर का जो पूरा टोटल टैक्स रेवेन्यू है उसका 7.5% स्टेट्स को दीजिए। ठीक है तो जो 14 फाइनेंस कमीशन था उन्होंने 7.54% बताया था, लेकिन इन्होंने कहा कि आप नहीं, आप 7.35% दीजिए। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए जो 14 फाइनेंस कमीशन था उससे ये कम है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं कि जो अगला रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन क्या है कि इन्होंने जो ग्रांट इन एड दिया जाता है, जो सहायता के रूप में स्टेट्स को पैसा दिया जाता है, उसके लिए इन्होंने जो क्राइटेरिया होता है उसको इन्होंने कुछ चेंज किया है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ इन एडिशन द 15th फाइनेंस कमीशन हैज आल्सो रिकमेंडेड सर्टेन ग्रांट इन एड्स, जो सहायता है कुछ तरह के और सहायता की बात की है इन्होंने कि स्टेट्स को कुछ और तरह की सहायता दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो दो चीज़ें इसमें निकल के आती हैं, एक ये कि जो फाइनेंस कमीशन है उन्होंने क्राइटेरिया भी थोड़ा बहुत चेंज किया है, और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे ग्रांट्स एंड एड ग्रांट्स इन एड्स को और भी इंक्लूड किया है। इसमें ये किए हैं कि 74,341 करोड़ का ये फिगर इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्रांट्स टू स्टेट्स फॉर द किसके लिए, एलिमिनेटिंग रेवेन्यू डेफिसिट, जो स्टेट्स का रेवेन्यू डेफिसिट है उसको एलिमिनेट करने के लिए सेंटर को 15 फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि आप कुछ पैसे स्टेट्स को दीजिए, कुछ पैसे, आप फैक्ट्स को भूल जाइए, लेकिन ये जो ग्रांट इन एड होगा ये विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू द उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश को नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो है वो है 90,000 करोड़ का ग्रांट टू द लोकल बॉडीज़। ठीक है दोस्तों, लोकल बॉडीज़ के लिए ग्रांट देने की बात की है 15 फाइनेंस कमीशन ने कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है, पर्टिकुलर पैसा लोकल बॉडीज़ के डेवलपमेंट के लिए देगा। इसमें जो है उत्तर प्रदेश को मिलेगा, यहाँ पे पैसा उत्तर प्रदेश को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 14,747 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार को मिलेगा लोकल बॉडीज़ को डेवलप करने के लिए। फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये केवल लिखिए कि 15 फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा जो है वो आप ग्रांट इन एड के रूप में देंगे स्टेट गवर्नमेंट को, किसके लिए, लोकल बॉडीज़ के डेवलपमेंट के लिए। और इसमें लोकल बॉडीज़ में आपका रूरल लोकल बॉडीज़ भी आएगी और अर्बन लोकल बॉडीज़ भी आएंगी। ठीक है, तो दोनों लोकल बॉडीज़ के डेवलपमेंट के लिए ग्रांट इन एड्स की बात की गई है। सिंपल सा ये मतलब था, ये 3-4 रिकमेंडेशन थी 15 फाइनेंस कमीशन की, जो कि इम्पॉर्टेंट थी और थोड़ा सा यूनिक भी थी। बाकी तो वही बोल बच्चन होता है कि आप ये करिए, वो करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। तो ये कुछ नई चीज़ें थी जो कि हमने देख लिया। उसके बाद दोस्तों हम जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड वेलफेयर स्कीम्स हैं उसको हमने बताया था कि दोस्तों जो हमारा नया लेक्चर सीरीज आने वाला है करंट अफेयर्स, उसमें हम इसको बहुत ही बेहतर ढंग से कवर करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों वही एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको पसंद नहीं भी आता है तो डिसलाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आती है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट न्यू ब्रांच सीरीज, दैट इज़ द करंट अफेयर्स फॉर उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश मीन्स 2019। थैंक यू।